Hmm. So in the last lecture we have discussed the classification of ANSYS system depending upon the type of motion control. So, ठीक है, okay. So we have three types. One is point-to-point ANSYS system, point-to-point ANSYS system, straight cut or axial ANSYS system, and axial cut control ANSYS system, and third one was contouring ANSYS system. Okay, contouring control ANSYS system. So there were three. When we are considering first one, that is point-to-point ANSYS system, ANSYS control. In this case, the machine control will simply place the cutting tool on the location, on the desired location. It will not control the motion between the two location. ठीक है, जो एग्जैक्ट लोकेशन है उस, तो पॉइंट टू पॉइंट एनसी कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा कि आपका जो टूल है उस टूल को सिंपली उस लोकेशन पे ले जाएगा जहां पर आपको वर्क करना है, जहां पर आपको मशीनिंग करनी है। उसके बीच में क्या हो रहा है उसको कंट्रोल नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आपका सिंपली, तो जैसे ये वाला जो कंट्रोल सिस्टम है, दिस टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम इज जनरली यूज्ड इन पंचिंग, ड्रिलिंग एक्सेट्रा, जहां पर पॉइंट फीचर्स सारी चीजें हम यूज करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम में आपका जो मशीन कंट्रोल है ये डायरेक्टली आपके टूल को उन डिजायर्ड लोकेशंस पर ले जाएगा और वही मशीनिंग होगी। बीच में किस स्पीड से मूव आपके टूल को मूव करना है, किस स्पीड से नहीं करना है, वो सारी चीजें इसमें नहीं रहती। स्ट्रेट कट में क्या होता है, इन केस ऑफ स्ट्रेट कट योर टूल विल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन along any major axis. Okay, only control in one axis is possible. You cannot control the motion of tool along the two axis simultaneously. एक साथ दो एक्सिस में, एक साथ दो मेजर एक्सिस में आप टूल के मोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। योर टूल विल सिंपली मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन एंड इन सिंगल वन एक्सिस एट वन टाइम। एक बार में केवल एक एक्सिस के अलोंग मूव करेगा। सो साइमल्टेनियस कंट्रोल ओवर टू एक्सिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो योर this system, this control system will simply move your cutting tool along a straight line that will be moving with some desired parameters like desired speeds, desired feed rate. So these things will be controlled whenever your tool is moving along a straight line. Disadvantage is that for this system is this, that you cannot control simultaneously the motion of tool along two axes. Third one was the contouring motion. So in contouring case, your tool can move along any two directions simultaneously. Okay, so simultaneously control of motion of tool along two axes is possible. That's why this type of system can be used to produce some, used to generate some curved surfaces or contouring surfaces. Okay, curved surface generate करने के लिए हम इसको use करते हैं. And as you know, a curve can be considered as to be built from a number of tiny lines. ठीक है, बहुत छोटी छोटी लाइन से मिलकर के बना हुआ मान सकते हैं हम उसको। तो जो भी जितने भी डिजिटल टूल्स होते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, आप लोगों को पता होगा कि कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में जो आप ज्योमेट्रीज ड्रॉ करते हैं, उसमें भी जब आप कोई सर्कल ड्रॉ करेंगे तो आप उसको जब काफ़ी जूम करके देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि वो जो सर्कल है वो सर्कल नहीं है एग्जैक्ट, वो एक्चुअल में सर्कल नहीं है, वो एक ऐसी ज्योमेट्री है जो बहुत इनफाइनाइट, बहुत छोटी छोटी लाइंस के थ्रू एक कंट्रोल्ड वे में कनेक्ट होकर के जनरेट की गई है। ठीक है, तो ये तो था बेसिक डिफरेंस, मैंने बता दिया था एग्जांपल कहाँ कहाँ इसको यूज करते हैं। आज मैथमेटिकली इन तीनों में डिफरेंशिएशन हम देखेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैथमेटिकली डिफरेंशिएशन बिटवीन द थ्री टाइप्स ऑफ मोशन कंट्रोल, दैट इज एनसी, पॉइंट टू पॉइंट एनसी कंट्रोल, स्ट्रेट कट एंड कंट्रोलिंग एनसी कंट्रोल। ठीक है, इसमें देख लेते हैं कि क्या चीजें हैं। तो तीनों कंट्रोल को हम डिस्टिंगाइज। तो हमने ये माना है कि आपका जो मशीन टूल है, this is a simply a plane, xy plane. Along the right axis you have x axis and along y you have y axis. ठीक है, so whenever we are considering the point to point control system, this particular point, let we have a particular point in this particular plane A,
एंड हैविंग इट्स कोऑर्डिनेट एज x, y। मान लिया कोई पॉइंट है उस पर्टिकुलर प्लेन में, तो उस प्लेन में हमने एक पॉइंट मान लिया A जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y है, ठीक है। सो वेन एवर यू विल डिफाइन दी वैल्यूज ऑफ दिस कोऑर्डिनेट, योर टूल विल योर point to point control NC control system will simply place your tool at this location। इस लोकेशन पे आपका टूल को जो भी ये कंट्रोल सिस्टम है वहां पर ले जाएगा। किस स्पीड से जाना है उसको हमें कंट्रोल नहीं करना, किस स्पीड से जाएगा उस स्पीड से हमें मतलब नहीं है। सो सिंपली यू कैन से एनी कंट्रोल पॉइंट लाइक A, X, Y हैविंग इट्स कोऑर्डिनेट, सो इट विल सिंपली असिस्ट बाय द मशीन। ओके, तो अगर हम पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल की बात करेंगे तो हमें केवल कोऑर्डिनेट्स चाहिए उस पॉइंट के और आपका टूल सिंपली वहां पर मूव कर जाएगा। बट व्हेन वी आर कंसिडरिंग द स्ट्रेट कट एनसी सिस्टम और स्ट्रेट कट एनसी कंट्रोल, तो उसमें क्या होगा, योर टूल विल नॉट ओनली रिकॉग्नाइज द पॉइंट्स, आपके टूल को पॉइंट के साथ साथ इट ऑल्सो रिकॉग्नाइज द चेंज इन dx अपॉन dt। वी हैव टू कंट्रोल dx अपॉन dt और dy अपॉन dt, ठीक है। dx अपॉन dt और dy अपॉन dt, और मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आप एक बार में एक ही पैरामीटर को कंट्रोल कर सकते हो। ये करने के बाद सालों के बाद जाइएगा पेपर में अपलोड करवाना, ठीक है। dx अपॉन dt और dy अपॉन dt आप एक बार में केवल ये एक पैरामीटर कंट्रोल कर सकते हो। अब आप ये बताइए dx अपॉन dt क्या है, व्हाट इज dx अपॉन dt? ये dx अपॉन dt क्या है? वेलोसिटी ऑफ टूल अलोंग x डायरेक्शन में। हाँ, x डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से मूव करेगा? अगर इफ योर टूल इज कटिंग अलोंग x डायरेक्शन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, x एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है आपका टूल, और तो आपको उसकी वेलोसिटी डिसाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपका जो टूल है, योर टूल इज नॉट कटिंग एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, योर टूल इज कटिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो आपको ये बताना है कि आपके टूल को कितनी फीड रेट से, किस स्पीड से मूव करना है, ये भी चीजें आपको डिसाइड करनी पड़ेंगी। दैट्स वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल वेदर Vx और Vy, दैट इज dx अपॉन dt और dy अपॉन dt। और का मतलब ये है कि आप एक बार में किसी एक पैरामीटर को कंट्रोल कर सकते हो। वाई? बिकॉज योर टूल कैन मूव अलोंग वन एक्सिस, एक बार में एक एक्सिस के अलोंग मूव करेगा, दोनों एक्सिस में कंट्रोल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको ये बताना पड़ेगा। सो वी आर नॉट कंट्रोलिंग, वी आर नॉट रिक्वायरिंग, नॉट ओनली रिक्वायरिंग x, y बट ऑल्सो dx, dt और dy अपॉन dt, इट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द एनसी सिस्टम, ठीक है। तो जो स्ट्रेट लाइन एनसी कंट्रोल सिस्टम है उसको ये चीजें भी कंट्रोल करनी पड़ेगी, dx अपॉन dy, और ये चीजें भी कंट्रोल करनी पड़ेगी, लेकिन एक बार में कोई एक पैरामीटर आप कंट्रोल कर सकते हो। ओके, तो जब एक बार में एक पैरामीटर कंट्रोल करेंगे तो दूसरा पैरामीटर ऑटोमेटिकली आपका 0 हो जाएगा। ओके, तो ये वाला समझ में आ गया। चलिए, dx अपॉन dt ये वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस एंड dy अपॉन dt इज द वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। अब अगर हम कंटूरिंग कंट्रोल सिस्टम की बात करेंगे, सो व्हेनेवर वी आर कंसीडरिंग दिस एनसी कंटूरिंग कंट्रोल सिस्टम, सो इट इज बिकॉज वी नो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट द साइमल्टेनियस कंट्रोल ऑफ द टूल अलोंग टू एक्सिस इज पॉसिबल, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों एक्सिस में पॉसिबल है। दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ सिस्टम कैन बी यूज टू जनरेट द कर्व जनरेट करने के लिए ये वाला सिस्टम हम यूज कर सकते हैं। सो साइमल्टेनियसली कंट्रोल ऑफ dx अपॉन dt, dy अपॉन dt, मतलब x डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से जाना है, y डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से जाना है। सो यू हैव टू डिफाइन दिस पैरामीटर। Okay, so velocity along x axis, velocity along y axis, it must be simultaneously controlled. And we also know that whenever a curve is generated, that curve is considered as a trace, can be considered as a combination of a number of tiny lines connected along a closed tolerance। हम ये मान सकते हैं कि जो एक कर्व होता है वो कर्व जो है बहुत सारी छोटी छोटी लाइन्स के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। बहुत छोटी छोटी लाइन जो होती हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को हमने बहुत टाइनी लाइंस के थ्रू कनेक्ट कर दिया है एक विद इन ए क्लोज टॉलरेंस। तो मैंने आपको बता भी था कि कैड में जब आप ड्राइंग बनाते हैं कोई भी, तो आप देखते हो कि जब आप सर्कल ड्रॉ करते हैं तो सर्कल को जैसे ही आप जूम करके देखेंगे तो आपको ये लगता है कि वो सर्कल नहीं है एग्जैक्टली, वो बहुत सारी छोटी छोटी लाइंस आपस में कनेक्टेड हो गई हैं विद इन ए क्लोज टॉलरेंस, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, प्रॉपर रेशियो हमें dx अपॉन dt का तो कंट्रोल करना ही है, dx अपॉन dt एंड dy अपॉन dt तो कंट्रोल करना है एनसी कंट्रोलिंग में।
बट इसके साथ साथ हमें उनका एक प्रॉपर रेशियो भी मेंटेन करना है, dx अपॉन dt एंड dy अपॉन dt का प्रॉपर रेशियो मेंटेन करना है, बिकॉज वी कैन कंसिडर मोशन अलोंग अ स्लैंट लाइंस, मतलब थोड़ी सी उनका स्लोप भी देखना है कि जो लाइंस आप बना रहे हो उन लाइंस का स्लोप क्या है, क्योंकि जब भी एक कर्व जनरेट करेंगे, जैसे मैं आपको सिंपली एक कर्व बनाने की कोशिश करूंगा, तो उसमें क्या होगा, बहुत सारी लाइंस जो होंगी वो आपस में कंट्रोल रहेंगी, बहुत सारी लाइंस आपस में जुड़ी हुई रहेंगी, और वो जो लाइंस होंगी वो एक किसी क्लोज टॉलरेंस में रहेंगी। तो अब कर्व जब आप बनाओगे तो आप देखोगे कि वो जो लाइन रहेंगी आपस में जुड़ी हुई, वो लाइन एक पर्टिकुलर स्लोप मेंटेन करेंगी, दोज लाइंस विल मेंटेन अ स्लोप विद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, so it is also possible to maintain the proper ratio, that is dy upon dt। ठीक है, स्लोप क्या होता है, dy upon dt होता है ना, dy upon dx। ये आप लोगों को पढ़ा होगा, ग्रेडियंट लाइन ग्रेडियंट पढ़ा था, dy upon dx। ठीक है, और अगर आप देखो dx upon dt और dy upon dt, अगर आप dy upon dt में dx upon dt से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको बताओ, dy अपॉन ओवर dt अपॉन dx अपॉन dt, तो ये क्या बन जाएगा, dt dt कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो dy अपॉन dx बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, जो क्या है, दैट इज अ स्लोप, जो स्लोप बताएगा उस लाइन का। तो मतलब जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे, क्योंकि मैंने आपको यही भी बोला कि कंटूरिंग जो कर्व होते हैं वो एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं होते, वो बहुत सारी छोटी छोटी लाइन से मिलकर के बना हुआ एक कर्व होता है। ठीक है, तो जो लाइन है वो थोड़े बहुत कर्व पे रहेंगी, सॉरी कुछ ग्रेडियंट फॉलो करेंगे, तो वो ग्रेडियंट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, since curve can be approximated by small straight line segment, that's why the ratio of dx upon dt and this, it must be continuously controlled whenever we are drawing a curve। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं कि हर एक टाइप के कंट्रोलिंग सिस्टम में आपको क्या क्या चीजें कंट्रोल करनी है, आपको मैथमेटिकली तीनों के बीच में डिफरेंशिएशन करना है, हर एक का डायग्राम एक बताना है कि अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो आपको ड्रिलिंग का एग्जांपल लेकर के समझा देना है, अगर आप बात करेंगे सेकंड वाले की स्ट्रेट कट की, तो आप मिलिंग का एग्जांपल लेकर के समझा सकते हैं, और कंटूरिंग में भी मिलिंग का एग्जांपल लेकर समझा सकते हैं, बट वन ऑफ द सरफेस मस्ट बी एक कर्व सरफेस, उसमें एक सरफेस कम से कम कर्व होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। तो ये समझ में आ गया कि नहीं, बताइए आप लोग, अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और बता दूं। यस सर। अगर आ गया समझ में तो आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइव्स यूज्ड इन एनसी सिस्टम, मतलब एनसी मशीन्स में आप विच ड्राइव यू आर यूजिंग टू रन द एनसी मशीन, एनसी मशीन को रन करने के लिए आप कौन सा ड्राइविंग सिस्टम या कौन सा ड्राइव सिस्टम यूज कर रहे हो, उसके बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया था। तो दैट वर हाइड्रोलिकली ड्राइव एनसी सिस्टम, न्यूमेटिकली कंट्रोल एनसी, न्यूमेटिकली ड्राइव एंड इलेक्ट्रिकल ड्राइव। मतलब यही है कि अगर आप एनसी मशीन में व्हाट टाइप ऑफ ड्राइव यू आर यूजिंग, यू कैन जस्ट डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग। ठीक है, तो पहला था हाइड्रोलिक में तो हाइड्रोलिक सर्वो मोटर्स की बात करते हैं, न्यूमेटिक की बात करेंगे तो न्यूमेटिक डिवाइसेस होती है, न्यूमेटिक मतलब एयर प्रेशर जहां की बात करेंगे। ठीक है, एयर प्रेशर के थ्रू आप कंट्रोल करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पता होगा एयर ब्रेक का नाम सुना है, एयर ब्रेक्स का नाम सुना है कि नहीं सुना है ना? यस सर। रेलवे में एयर ब्रेक यूज होती है कि नहीं होती है? वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम जो होता है सर। हाँ, तो उसी तरीके से है। तो हाइड्रोलिक में क्या होता है, इनके अलग अलग एडवांटेजेस हैं, मतलब कि कौन सा सिस्टम कब यूज करते हैं। तो बेसिकली तीन, एक तो न्यूमेटिक हो गया, हाइड्रोलिक हो गया और इलेक्ट्रिकल में आप लोग स्टेपर मोटर, सर्वो मोटर, ये सारी चीजें यूज करते हो। ठीक है, डीसी मोटर्स, ये सब कुछ हो गई। तो अब हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो आपको इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको ये देख लेना है कि ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइव यूज एनसी सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड एज हाइड्रोलिक, सर्वो मोटर, न्यूमेटिक ड्राइव। तो हाइड्रोलिक मतलब जबकि हाइड्रोलिक एनर्जी को आप यूज कर रहे हो तो ड्राइव द एनसी सिस्टम। ओके, अब इनका अलग अलग वी इट हैव सम डिफरेंट एडवांटेजेस। सो हाइड्रोलिक सर्वो मोटर्स आर जनरली ऑफ वेरिएबल स्पीड मोटर। ठीक है, ये वेरिएबल स्पीड मोटर होती हैं, और जो आपकी इलेक्ट्रिक सर्वो मोटर होती है उनसे ज्यादा पावर को ये डेवलप कर सकती हैं। दे कैन प्रोड्यूस more power whenever they are compared to the electric servo motors, और इनकी कैपेसिटी भी लार्ज होती है। ठीक है, सच मोटर्स आर जनरली यूज फॉर लार्ज कैपेसिटी मशीन। जब आपको लार्ज कैपेसिटी मशीन की रिक्वायरमेंट होती है तब आप इन हाइड्रोलिक सर्वो मोटर्स को
यूज करते हो, ठीक है। अब इनको कंट्रोल करने के लिए एक इलेक्ट्रिक या न्यूमेरिकली कंट्रोल सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है दैट विल डायरेक्टली कंट्रोल और रेगुलेट द अमाउंट ऑफ फ्यूल सप्लाई टू अमाउंट ऑफ फ्लूइड टू द ड्राइव। अब क्योंकि ये हाइड्रोलिक सर्वो मोटर होती है उसमें फ्लूइड का फ्लो होता है, ठीक है। फ्लूइड के फ्लो होने की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी फ्लूइड की होती है उसके थ्रू ये रन करती है। अब अगर आपको उसको कंट्रोल करना है तो कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ फ्लूइड दैट इज ड्राइविंग द मशीन, ठीक है। मशीन को जो ड्राइव करने वाला सिस्टम है उसमें आप फ्लूइड की सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं और इस ड्राइव को कंट्रोल कर सकते हैं बाय कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ द फ्लूइड यू आर यूजिंग। और ये सप्लाई ऑफ फ्लूइड किससे होती है, या तो आप इसको इलेक्ट्रिकली या न्यूमेटिकली कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इनको हालांकि जनरली हम यूज नहीं करते क्योंकि ये लीकेज के थोड़े से चांसेस रहते हैं, लेकिन हाँ जब भी हाई स्पीड रोटेशन की बात करते हैं, आपकी ऐसी मशीन्स में आपको यूज करना है जहां पर जो मशीन है आपकी वो हाई स्पीड से रोटेट करेंगी, देन यू विल यूज दिस टाइप ऑफ सिस्टम, ओके। दिस टाइप ऑफ ड्राइव, हाइड्रोलिक ड्राइव इज जनरली यूज्ड फॉर हाई रोटेशनल स्पीड मशीन्स, ठीक है। उनके लिए हम जनरली इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। बस इसमें ज्यादा नहीं लिखना, 2-2, 3-3 पॉइंट लिखने हैं कि ये पावर जनरेशन इसमें ज्यादा होता है इलेक्ट्रिक के कंपैरिजन में, और जहां भी हाई पावर की रिक्वायरमेंट होती है देन वी जनरली यूज दिस टाइप ऑफ सिस्टम। इज आल्सो यूज्ड व्हेनेवर योर मशीन इज रोटेटिंग एट वेरी हाई स्पीड, ठीक है। कंट्रोलिंग के लिए वी जस्ट कंट्रोल दिस टाइप्स ऑफ सर्वो मोटर्स, हाइड्रोलिक सर्वो मोटर्स बाय कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ फ्लूइड टू द सिस्टम, ठीक है। एक इसके बाद न्यूमेटिक है, तो न्यूमेटिक का मतलब बाय कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ एयर की सप्लाई के थ्रू यू कैन कंट्रोल द ड्राइव, ओके। सो हालांकि ये ज्यादा पॉपुलर नहीं है, न्यूमेटिक ड्राइव आर नॉट पॉपुलर इन एनसी मशीन्स बिकॉज एयर इज हाईली कंप्रेसिबल, ओके। और अगर हाईली कंप्रेसिबल है तो इतनी एक्यूरेट फिनिशिंग हमें नहीं मिल पाएगी, इतना एक्यूरेट जो भी कंट्रोलिंग है वो नहीं मिल पाएगी व्हेनेवर, बट इट टेक्स दिस टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम हैव लेस कंट्रोल और लेस पावर, जनरेट लेस पावर एज कम्पेयर टू द हाइड्रोलिक सर्वो मोटर, ठीक है। इसमें लीकेज की प्रॉब्लम होती है, एयर तुरंत लीक हो जाती है, इसका एक चांसेस है। लेकिन जनरली हम जो ज्यादातर जो यूज करते हैं वो स्टेपर मोटर, सर्वो मोटर्स जो होती हैं उनको ज्यादातर यूज करते हैं ड्राइव करने के लिए, क्योंकि पल्सेस की फॉर्म में काम करती है और प्रिसाइजली कंट्रोल भी हो जाता है, ओके। यहाँ से न्यूमेरिकल बन सकते हैं, तो ये मैं बता देता हूँ, डिस्कस कर देता हूँ। स्टेपर मोटर का कंसेप्ट बता देता हूँ। तो अगली जो ड्राइव होती है स्टॉपर ड्राइव होती है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ मोटर, स्टेपर मोटर जो होती है, दिस स्टेपर मोटर इज जनरली यूज्ड फॉर प्रिसाइज कंट्रोल और प्रिसाइज पोजिशनिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट और मशीन। जो आपकी ऑब्जेक्ट होता है या जो आपका मशीन होता है उसकी प्रिसाइज पोजिशनिंग करने के लिए और एग्जैक्ट पोजिशनिंग करने के लिए हम इस टाइप के सिस्टम को यूज करते हैं, और दिस इज जनरली यूज्ड विदाउट फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। इसमें फीडबैक कंट्रोल सिस्टम को ज्यादातर यूज नहीं करते हैं। और जो स्टेपर मोटर होती है उसको हम रन करते हैं भाई इलेक्ट्रिक पल्स ट्रेन, जैसे मैंने आपको बताया था ना, सिग्नल्स जाते हैं पल्स की फॉर्म में, तो ये स्टेपर मोटर क्या करती है, पल्स की फॉर्म में जो सिग्नल जाते हैं उनसे रन करती है, और जिसको हम पल्स ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पल्स ट्रेन बोलते हैं। जो कौन जनरेट करता है, इलेक्ट्रिकल पल्स ट्रेन इज जनरेटेड बाय एमसीयू, मशीन कंट्रोल यूनिट। समझ में आया कि जो स्टेपर मोटर है, स्टेपर मोटर जो है जनरली प्रिसाइज कंट्रोल जब आपको टूल पर चाहिए या मशीन पर चाहिए या वर्कपीस पर चाहिए, at that time we use stepper motor to control precise positioning of the system. It is generally run by the electric pulse train that is generated by the MCU. MCU electric pulse train या electric pulse generate करेगा, उसको electric pulse train बोलते हैं। उसके थ्रू आपकी स्टेपर मोटर काम करती है। और एक पल्स का मतलब होता है, तो जो जनरली जो आपकी स्टेपर मोटर है वो स्टेपर मोटर क्या करेगी, उसका रोटेशन जो होता है, रोटेशन ऑफ स्टेपर मोटर शाफ्ट जनरली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पल्सेस इट रिसीव्स एंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ पल्सेस, ठीक है। दो चीजें आपको याद रखनी है, एक तो रोटेशन मोटर शाफ्ट जो मोटर है, इस मोटर की शाफ्ट होनी चाहिए। हाँ बोलो। मान लिया मोटर है, उसकी कोई शाफ्ट यहाँ लगी है, ठीक है। अब शाफ्ट घूमेगी, आपकी मोटर
रन करेगी तो शाफ्ट घूमेगी। अब ये क्या करेंगी, इसको सिग्नल्स मिल रहे हैं, इसको पल्सेस की फॉर्म में सिग्नल मिल रहे हैं, कहाँ से, एमसीयू से, मशीन कंट्रोल यूनिट से। आपकी जो स्टेपर मोटर है, ये स्टेपर मोटर को सिग्नल्स मिलेंगे और ये शाफ्ट लगी है, ठीक है। इसमें स्क्रू लगे होते हैं बेटा, ठीक है, स्क्रूज लगे होते हैं, सॉरी लीड स्क्रू एक तरीके से बोल सकते हो, स्क्रू लगा होता है। स्क्रू जब घूमता है तो आपके जो टेबल है वो आगे पीछे की ओर शिफ्ट होती है, जैसा कि आप लोगों ने लेथ मशीन में देखा होगा, है ना। लेथ मशीन में जब आप उसको ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग मोड में डाल देते हैं तो आप देखते हो साइड में लीड स्क्रू रोटेट करता है और आपका जो कैरेज होता है पूरा आगे पीछे की ओर, आगे की ओर मूव करता जाता है या पीछे की ओर मूव करता जाता है व्हेनेवर यू आर टर्निंग के टाइम पे, थ्रेडिंग के टाइम पे, तो वहां से स्क्रू की फॉर्म से हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो वो स्क्रू का बहुत बड़ा रोल है, यहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो रोटेशन ऑफ द मोटर है, शाफ्ट है, जनरली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पल्सेस, मतलब आप कितनी पल्सेस, स्पीड का जो रोटेशन किस पर डिपेंड करता है, पल्सेस। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ पल्सेस पे, कि कितनी पल्स आप दे रहे हो, ठीक है। और जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, मतलब जो पल्सेस हैं वो कितनी जल्दी जल्दी आ रही हैं। एक तो कितनी पल्स आ रही हैं, ठीक है, जैसे मैंने एक साथ 10 पल्स भेज दी, फिर 5 मिनट बाद फिर एक साथ 5 पल्स भेजी, फिर 2 मिनट बाद एक साथ 15 पल्स भेज दी, तो ये हो गया। देखो नंबर जो है उससे तो उसकी स्पीड कंट्रोल होती है, ठीक है, किसकी, हाँ, मोटर शाफ्ट का रोटेशन किससे कंट्रोल होता है, नंबर ऑफ पल्सेस से, और उनकी फ्रीक्वेंसी से उसकी एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, उनकी फ्रीक्वेंसी से उसकी एंगुलर वेलोसिटी। अगर पल्सेस जल्दी जल्दी आएंगी तो आपकी जो शाफ्ट है तेजी से मूव करेगी, और अगर पल्सेस धीरे धीरे आएंगी तो आपकी शाफ्ट स्लोली मूव करेगी या रोटेट करेगी, ठीक है। मूव का मतलब रोटेट से होता है। और दूसरा रोटेशन की बात करेंगे तो रोटेशन का मतलब यह है कि आपकी शाफ्ट जो है कितने टाइम तक रोटेट हो रही है, ठीक है, तो वो पल्सेस के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर 10 पल्सेस हैं तो उतने टाइम तक आपकी शाफ्ट रोटेट करेगी, पल्स आना बंद हो जाएगी तो आपकी शाफ्ट भी बंद हो जाएगी, ठीक है, तो ये भी डिपेंड करता है। ओके, चलिए अब क्या होता है कि एक पल्स, अब याद रखने की बात है, इंपॉर्टेंट टर्म बता रहा हूं कि जो स्टेपर मोटर होती है, स्टेपर मोटर जो होती है वो एक बार में एक प्रिसाइज रोटेशन, एक प्रिसाइज एंगुलर डिस्टेंस कवर करती है। स्टेपर मोटर रोटेट्स अ प्रिसाइज एंगुलर डिस्टेंस, ठीक है। जैसे एक पल्स दी तो एक पल्स रिसीव करने के बाद आपकी जो स्टेपर मोटर है वो थोड़ा सा टर्न होगी, ठीक है, कितना टर्न होगी, थोड़ा बहुत टर्न होगी, उसको हमने बोल दिया प्रिसाइज एंगुलर डिस्टेंस। एक बार में वो प्रिसाइज एंगुलर डिस्टेंस कवर करेगी। इसको हम कंसीडर कर सकते हैं 1 स्टेप फॉर ईच पल्स इट रिसीव। मतलब ये हुआ कि एक बार में जैसे स्टेपर मोटर थी आपकी, ये मान लिया स्टेपर मोटर थी, एक स्टेपर मोटर समझ सकते हो, सिंपली मोटर समझ लो, उस पर एक शाफ्ट लगी हुई है। अब इसको मैंने पल्स, इस तरीके से पल्स आ रही है, इसको ये पल्स को रीड भी कर सकती है। जैसे ही मैंने एक पल्स दी इसको, ठीक है, एक पल्स दी तो ये शाफ्ट थोड़ा बहुत टर्न हो जाएगी, ये शाफ्ट थोड़ा सा टर्न हो जाएगी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं 1 स्टेप, ठीक है। 1 स्टेप, इट टर्न्स 1 स्टेप व्हेनेवर इट रिसीव्स 1 पल्स। एक पल्स रिसीव करने पर ये कुछ स्टेप टर्न हो जाती है। जैसे मैं बोल सकता हूं, अगर मैंने आपसे बोला कि एक पल्स जैसे ही मोटर ने रिसीव की, अब देखो टोटल एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल टर्न करना पड़ेगा, 360 डिग्री। एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल टर्न करना पड़ेगा इसको, 360। और जब मैंने मान लिया कि एक पल्स दी तो आपकी जो शाफ्ट है वो जो शाफ्ट है आपकी 36 डिग्री टर्न हो गई। क्या बोला मैंने, एक पल्स रिसीव की और एक पल्स रिसीव करने के बाद वो 36 डिग्री आपकी क्या हो गई, टर्न हो गई। तो उस वाले केस में हम बोल सकते हैं कि जो 36 डिग्री आया है वो उसका स्टेप एंगल है। 36 डिग्री आया है वो क्या होगा, स्टेप एंगल। या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जैसे ही एक पल्स रिसीव की मोटर ने तो वो 10 डिग्री रोटेट हो गई, शाफ्ट जो है पूरी रोटेट ना होकर के 10 डिग्री रोटेट हो गई। तो बताइए उसका स्टेप एंगल कितना होगा, स्टेप एंगल कितना हो जाएगा, 10 डिग्री। तो स्टेप एंगल वो एंगल होता है जितना कि आपकी शाफ्ट टर्न होती है व्हेनेवर द मोटर रिसीव्स 1 पल्स।
एक पल्स रिसीव करने के बाद आपकी जो स्टेपर मोटर जितना एंगल टर्न होती है उसको उसका स्टेप एंगल बोलते हैं, ठीक है। द फ्रैक्शन ऑफ एंगल टर्न, द फ्रैक्शन ऑफ वन रेवोल्यूशन टर्न बाय द शाफ्ट whenever the motor receives one pulse is considered as step angle। तो स्टेप एंगल वो एंगल होता है जो कि आपकी जो शाफ्ट होती है वो टर्न करती है, कब? जब ये एक पल्स रिसीव करे, ठीक है। तो अगर A जो है, A इज द एंगल, स्टेप एंगल अगर हम बात करते हैं तो डिटरमाइंड बाय द फ्रैक्शन, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? इट इज इक्वल्स टू 360/NP। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, you have to keep this formula in your mind। इससे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। A इज इक्वल्स टू, जो एंगल स्टेप एंगल A होता है 360/NP। N नंबर ऑफ पल्सेस, नंबर ऑफ फेजेस, और P जो है नंबर ऑफ पोल्स। आपको पता होता है कि कोई भी मोटर होती है उसमें फेजेस भी पढ़े होंगे आपने और पोल भी पढ़े होते हैं। आपको पता है 120F/P। आपको एक फॉर्मूला याद है, NS इज इक्वल्स टू सिंक्रोनाइज स्पीडिंग ऑफ द मोटर इज इक्वल्स टू 120F/P। कुछ याद आ रहा है? आप लोगों ने EMAC में पढ़ा होगा शायद, याद आ रहा है भाई? इलेक्ट्रिकल मशीन एंड ऑटोमेटिक कंट्रोल में पढ़ा है, NS इज इक्वल्स टू 120F/P। ये फॉर्मूला याद आ रहा है? यस सर। हाँ, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर है, ऐसा ही कुछ यहाँ पर है, जहां पर N तो है नंबर ऑफ फेजेस, कितने फेज हैं, और P नंबर ऑफ पोल है, मतलब 1 फेज मोटर है, 2 फेज मोटर है, उसके बेसिस पे डिवाइड किया गया, ठीक है। तो अगर N की वैल्यू 4 है, फेजेस 4 हैं और पोल 6 हैं, तो स्टेप एंगल कितना हो जाएगा? 15 डिग्री ना। इसको N × 6 चौक 24 को जब इसमें डिवाइड करेंगे तो लगभग 15 बार जाएंगे, तो 15 डिग्री आपका स्टेप एंगल हो जाएगा, ठीक है। 15 डिग्री स्टेप एंगल हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, अगर 15 डिग्री स्टेप एंगल है तो आपकी शाफ्ट को पूरा घूमने के लिए कितनी पल्स की रिक्वायरमेंट होगी? उस शाफ्ट को पूरा घूमने के लिए कितने पल्स की रिक्वायरमेंट होगी? 6 15 6 क्यों हो जाएगी भाई? 60 डिग्री बोला कि नहीं ले रहा हूं अभी। अरे भाई, ये आ गया आपका स्टेप एंगल 15 डिग्री, ठीक है। 15 डिग्री मतलब एक पल्स रिसीव करने पे आपकी जो शाफ्ट है वो 15 डिग्री रोटेट हो जाएगी या टर्न हो जाएगी। अगर मैंने आपसे बोला आपकी शाफ्ट को एक पूरा चक्कर लगाना है या एक बार पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करना है, तो कितनी पल्स सप्लाई करनी पड़ेगी मोटर को मुझे? 360 में 15 से डिवाइड कर देंगे। 44 360 में 15 से डिवाइड कर, 44 है ना? 24 15 24 आएगा, 15 दूनी 30 और 15 चौके 60, 24 मतलब 24। हाँ, 24 पल्स आपको सप्लाई करनी पड़ेंगी एक कंप्लीट रोटेशन के लिए। आपकी जो शाफ्ट है एक कंप्लीट रोटेशन के लिए कितनी पल्स सप्लाई करनी पड़ेगी? इतनी, ठीक है। तो ये स्टेप एंगल समझ में आ गया? स्टेप एंगल क्या होता है? यस सर। ठीक है। तो स्टेपर ये किस पे काम करती है आपको इस तरीके से लिखना है, 2-3 पॉइंट इसके बारे में लिख देना। स्टेपर मोटर क्या होती है, स्टेप एंगल क्या होता है, इसका किस तरीके से स्टेप एंगल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ फेजेस, नंबर ऑफ पोल, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। न्यूमेरिकल करने से पहले उसके कुछ और फॉर्मूले हमें याद रहने चाहिए। एक तो स्टेप एंगल का ये वाला फॉर्मूला हो गया, एक हम याद करेंगे BLU, बेसिक लेंथ यूनिट, ठीक है। ओके, तो कल हम ये वाला आज का सेशन यहीं पर फिनिश करते हैं, बाकी चीजें हम कल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके सर, चलिए।